नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया में जंग के मैदान की हर अहम हलचल। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि विस्फोट में वो कौन सी खबरें हैं जो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते के लिए सीज फायर का जो ऐलान हुआ था। सीज फायर के लिए ईरान ने 10 मांगे रख दी थी। दावा किया गया कि अमेरिका ने शर्तों को मान भी लिया है, या यूं कहा जाए कि अमेरिका और इजरायल ने इन शर्तों को मान लिया था। लेकिन ऐलान के 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि इजरायल ने लेबनान पर भीषण हमले शुरू कर दिए, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई है। इन हमलों को लेकर के अब अमेरिका और ईरान के बीच में टेंशन बढ़ गई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये सीज फायर टिक पाएगा या ये कुछ ही समय में दम तोड़ देगा। वहीं दूसरी खबर में हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर का जो ऐलान हुआ था, उसमें अमेरिका ने हॉर्मुज खोलने की शर्त भी रखी थी और ईरान ने इसे मान भी लिया था। हॉर्मुज से जहाजों का निकलना शुरू भी हो गया, लेकिन इन सब के बीच में लेबनान को लेकर के दोनों पक्षों के बीच तनातनी शुरू है। खबरों के अनुसार ईरान ने हॉर्मुज को एक बार फिर से बंद कर दिया है। सीज फायर की अवधि का इस्तेमाल बातचीत के लिए किया जाना था, लेकिन क्या यह अवधि पूरी हो जाएगी और इस दौरान एक ठोस मसौदा तैयार हो पाएगा? इस बारे में भी आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। वहीं तीसरी बड़ी खबर में आज हम आपको बताएंगे ईरान के हाथ लगी लॉटरी की। ईरान का हॉर्मुज स्ट्रेट पर बहुत लंबे समय से नियंत्रण है और कई दशकों से जहाज यहां से गुजरते रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक यहां से जहाज गुजरने पर कोई भी रोक टोक नहीं, लेकिन अब ईरान ने इस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शायद उसे यह एहसास हो गया है कि यह रास्ता उसके लिए आय का एक स्थायी जरिया बन सकता है। इस बारे में भी आपको डिटेल रिपोर्ट देंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत और बताते हैं विस्फोट में सबसे अहम खबर। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि सीज फायर के बीच में इजराइल ने बड़ा हमला किया है। लेबनान में यह हमला किया गया और बताया यह जा रहा है कि 250 से ज्यादा लोगों की इस दौरान मौत हो गई है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने का दावा भी कर दिया गया है। तो खबर क्या है, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। खबर यह है कि सीज फायर का ऐलान तो कर दिया गया था, लेकिन इजराइल ने पहले ही कह दिया था कि वो लेबनान में किसी भी तरीके से हिजबुल्लाह को नहीं बख्शेगा। 10 मिनट के भीतर उसने 250 मिसाइलें दागी, जिसके बाद पूरा लेबनान दहलते हुए नजर आया है। आसमान पूरा काले धुएं से पटा पड़ा है। यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया तो सिर्फ और सिर्फ लोगों के शव बरामद किए गए हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आई है कि लगभग 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, लेकिन अभी तक जो आंकड़े निकल करके सामने आए हैं वो बता रहे हैं कि 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, यानी उतने शव बरामद कर लिए गए हैं। अभी भी लेबनान में वही स्थिति बनी हुई है। फ्रांस से लेकर के ब्रिटेन तक कल ये कहा जा रहा था कि इस सीज फायर में आप शामिल करें लेबनान को, क्योंकि वहां की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। जरा ये तस्वीर एक बार फिर से देख लीजिए अच्छे से कि किस तरीके से इस पूरी जगह को खंडर में तब्दील कर दिया गया है। ये यहाँ नीचे आपको सिर्फ और सिर्फ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नजर आएंगी जो कि इस आग पर काबू पाने के लिए वहां पर खड़ी हुई हैं। हिजबुल्लाह तक तो ठीक था, लेकिन लोगों की जानें जा रही हैं और इजराइल झुकने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहता है कि अमेरिका और ईरान के बीच में कभी ये सीज फायर वाली स्थिति ही ना बने, हमेशा वो एक युद्ध में रहे। इसीलिए उसने जैसे ही सीज फायर की घोषणा हुई है, लेबनान में हमलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ये तस्वीरें वहां से जो आई हैं वो बताती हैं कि ये हमले कितने भयावह थे। 10 मिनट 100 से ज्यादा मिसाइलें, आप समझ सकते हैं कि क्या हाल किया गया होगा इस शहर का। ये तस्वीरें जरा देखिए, ये पूरी की पूरी सोसाइटी खंडर में तब्दील हो गई है। लोग घर छोड़ करके जा चुके हैं, जो नहीं जा पाए उनका हाल ये हुआ है कि आज वो इस दुनिया को देखने के लिए जिंदा ही नहीं रहे। इसी बीच युद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। युद्ध में कहा गया कि सीज फायर हो गया है, लेकिन ये सीधे सीधे उल्लंघन है। लेबनान ने घोषित किया है राष्ट्रीय शोक दिवस। जब 300 से ज्यादा लोगों की मौत होगी तो और क्या किया जाएगा। 9 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित कर दिया गया उनकी तरफ से। इजराइल के हमलों में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर एक से बढ़कर एक स्ट्राइक की गई। ये स्ट्राइक इजराइल की तरफ से की गई। इसके साथ साथ अमेरिका भी साथ दे रहा था, लेकिन जब सीज फायर 40वें दिन यानी कि कल इस बात की घोषणा होती है कि सीज फायर लागू हो जाएगा, तो उसके बाद समझा यह जा रहा था कि अब यहाँ पर ये जरा तस्वीरें देखिए, कितनी भयावह तस्वीरें आई हैं। ये टॉप एंगल की तस्वीर है, नीचे तक पूरी की पूरी बिल्डिंग यहाँ खत्म नजर आ रही है। ये रोड से ली गई तस्वीर है। यहाँ पर रिहायशी बिल्डिंग में किस तरीके से ये आग लगी हुई है, धुएं का गुबार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी जहां जो बिल्डिंग नजर आई है उसे एम कर दिया गया, टारगेट कर दिया गया। ये ऊपर से नीचे तक पूरी बिल्डिंग, पूरी की पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई है। इसमें रहने वाले लोगों के बारे में, ज्यादातर लोगों के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। अभी तक वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते चलाते लगभग 8 घंटे बीत चुके हैं।
बावजूद इसके ना तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन बंद हो पा रहा है, क्योंकि अभी भी इस मलबे में लोगों की तलाश की जा रही है कि अगर कोई यहाँ पर दबा हुआ है तो उसे निकाला जा सके। राष्ट्रीय शोक दिवस इसीलिए वहां पर सरकार को घोषित करना पड़ा। तो अब ये दो खबर ये है कि एक तरफ बात हुई थी सीज फायर की, लेकिन सीज फायर के बीच में एक के बाद एक इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए हिजबुल्लाह के ऊपर, जबकि सीज फायर में साफ तौर पर यह शर्त रखी गई थी ईरान की तरफ से कि हिजबुल्लाह पर कोई भी हमले नहीं किए जाएंगे। इजराइल ने साफ कहा था कि इसमें हम लेबनान को शामिल नहीं होने देंगे, लेबनान पर हम कार्रवाई करते रहेंगे। और लेबनान पर उसकी तरफ से जब कार्रवाई की गई है तो विभत्स तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं। दूसरी तरफ 250 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का दावा किया, लेकिन रिहायशी बिल्डिंगों को निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद में लोगों की जान चली गई है। इजराइल ने एक बार फिर से लेबनान को दहला दिया है, उसकी तस्वीरें आपने देख ली हैं। राजधानी बेरूत समेत कई इलाकों पर अटैक किए गए हैं। इस हमले में 250 से ज्यादा लोगों की जान भी चली गई है, 1100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। एक विस्तृत रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आखिरकार लेबनान के साथ क्या हुआ है। ये मंजर है मिडिल ईस्ट के देश लेबनान का, जहां की फिजाओं में बारूद की गंध समा चुकी है। हर गुजरता पल तबाही की नई इबारत लिख रहा है। इजरायली सेना लगातार लेबनान पर बम और मिसाइलों की बारिश कर रही है। इजरायली सेना लगातार ईरान के प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई का दावा कर रही है। इजरायल ने अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर के बावजूद लेबनान पर बड़ा हमला किया, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। इजरायल ने लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। इस हमले में एक ही दिन में 250 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, जबकि 1100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। महज एक दिन में ही राजधानी बेरूत की सड़कों पर एक के बाद एक 5 बड़े धमाके हुए। इजरायली सेना के हमलों के बाद आसमान में धुएं का गुबार उठा और पूरा शहर दहल गया। इजरायली सेना ने खुद कहा कि उसने सिर्फ 10 मिनट के भीतर 100 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ हमला किया। ये ठिकाने हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर और अन्य सैन्य ठिकाने बताए गए। लेबनान की सिविल डिफेंस सर्विस के मुताबिक कुल 254 लोगों की मौत हुई, जिसमें अकेले बेरूत में 91 लोग मारे गए, जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने 182 मौतों की पुष्टि की है। खबरों के मुताबिक यह हमला उस समय हुआ जब हिजबुल्लाह ने सीज फायर का पालन करते हुए अपने हमले रोक दिए थे। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने इन हमलों का भयावह बताया। उन्होंने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर हत्या और तबाही समझ से परे है। जमीन पर हालात और भी डरावने। हालात ऐसे हो गए कि घायलों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक कम पड़ गई। एक बड़े अस्पताल ने सभी ब्लड ग्रुप के लिए तुरंत दान की अपील की है। हिजबुल्लाह के नेता इब्राहिम अल मौसावी का दावा है कि लेबनान भी सीजफायर प्लान का हिस्सा नहीं, लेकिन इजरायल ने हमेशा की तरह इसे तोड़ दिया और पूरे देश में नरसंहार किया। साफ है कि इजरायल हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करने की मिशन पर जुटा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कहीं ईरान इस कार्रवाई पर भड़कते हुए सीजफायर से पीछे तो नहीं हट जाएगा। अब आपको एक मैप दिखाते हैं और समझाते हैं कि इजरायल और लेबनान की आखिरकार स्थिति क्या है। ये मोर्चा अभी भी जंग की आग में झुलस रहा है। मिडिल ईस्ट में ये दोनों ही देश भूमध्य सागर के किनारे हैं। लेबनान के दक्षिणी इलाके में इजरायल है। इजरायली सेना को लेबनान में घुसने के लिए किसी भी तीसरे देश की इजाजत की आवश्यकता इसीलिए नहीं पड़ती है क्योंकि दोनों ही देश के बॉर्डर एक दूसरे से सटे हुए हैं।
आईडीएफ के टैंकर और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ ही फाइटर जेट्स भी आए दिन लेबनान पर हमले करते रहते हैं। अब जरा मैप पर वो स्थिति भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कहां पर इजराइल है। इजराइल की आप स्थिति देखेंगे और लेबनान की आप स्थिति देखेंगे तो लेबनान से बेरूत जो उसकी लेबनान की राजधानी है, और यहाँ गाजा फिलिस्तीन का वही पार्ट जहां पर हमास के साथ युद्ध लगातार चल रहा है पिछले 3 सालों से। यहाँ इजराइल का सबसे बड़ा शहर तेल अवीव, वेस्ट बैंक, और ये बेरूत का शहर टायर जहां पर बड़े हमले अभी कल ही किए गए थे। उसके बाद बेरूत में तो लगातार हमले किए जा रहे हैं। इस सब के बीच में अगर इजराइल को लेबनान तक जाना है, लेबनान को इजराइल तक आना है, तो किसी तीसरे देश की परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं है। ये यहाँ से सीधे जाकर के लेबनान पर हमला कर सकते हैं और वो वही कर रहे हैं। बख्तरबंद गाड़ियों से लेकर के उनके टैंक तक लगभग सभी लेबनान में इस वक्त मौजूद है। इजरायली डिफेंस फोर्स वहां पर लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। और ये ऐसा नहीं है कि ईरान के साथ जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से ये हो रहा है। हाँ, ईरान के साथ जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से इन हमलों की फ्रीक्वेंसी को जरूर बढ़ा दिया गया है, लेकिन जब हमास के साथ इजराइल गाजा में युद्ध में उतरा हुआ था तब से लेकर के अभी तक वो हिजबुल्लाह के साथ भी लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह के बहाने बेरूत में जिस तरीके से त्राहिमाम मचाया जा रहा है, उस पर पूरी दुनिया एक राय रखती है कि इस पूरे सीज फायर में लेबनान को भी शामिल किया जाना चाहिए। और लेबनान को लेकर के यही बात ईरान की तरफ से भी दोहराई गई कि आप हिजबुल्लाह पर, लेबनान पर कोई हमला नहीं करेंगे, और सीज फायर की वो 10 शर्तों में से एक शर्त थी। लेकिन इजराइल ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि हम हिजबुल्लाह को नहीं बख्शने वाले हैं और ना ही उसे इसमें शामिल करने वाले हैं। तो ये स्थिति है। आईडीएफ के टैंकर से लेकर के बख्तरबंद गाड़ियों के साथ फाइटर जेट्स आए दिन यहाँ पर घूमते रहते हैं। किसी दूसरे तीसरे देश की इनको कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब ये जो आप मैप देख रहे हैं, इसी के हम बता रहे हैं बारे में कि इजराइल और लेबनान की स्थिति इसी तरीके से है कि ये आग में क्यों झुलस रहे हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ये दोनों ही देश भूमध्य सागर के किनारे हैं। एक तरफ लेबनान की अगर बात करें तो ऊपर में आप देख रहे हैं दक्षिणी इलाके में, और इजराइल उत्तरी में है। इजरायली सेना के लेबनान में घुसने के लिए किसी तीसरे देश की आवश्यकता नहीं है। कभी भी चले जाइए, वहां पर जाकर के त्राहिमाम कराइए, और वही किया जा रहा है इजराइल की तरफ से लेबनान के अंदर। ये जो हमले वहां पर हो रहे हैं, अभी तक उसके बारे में ये जानकारी मिली है कि 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, 1100 से ज्यादा लोग घायल हैं। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन और लंबा चलने वाला है। वही खबर क्या है? खबर ये है कि इजराइल का लेबनान पर भीषण हमला एक बार फिर से देखने को मिला है। अटैक की तस्वीरें सामने आ गई है। तो खबर आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि इजराइल का लेबनान पर एक और भीषण हमला देखने को मिला है। अटैक की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। तस्वीरों के बाद का मंजर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये टॉप एंगल की तस्वीरें फिर से आपको दिखा देते हैं। ये जहां तक आपकी नजर जाएगी, 1 2 3 4 5 6 जितनी बिल्डिंग इसके आसपास है, वो सारी बिल्डिंग तबाह हो गई है। उसमें रहने वालों का क्या हाल हुआ होगा वो सिर्फ और सिर्फ आप और हम अंदाजा लगा सकते हैं। नीचे जरा देखेंगे आप, गाड़ियां और इसके साथ साथ जो मलबा है इन बिल्डिंग्स का वो पड़ा हुआ नजर आ जाएगा। आग दहती हुई यहाँ पर नजर आ जाएगी। अभी भी सायरन बज रहे हैं लोगों के रेस्क्यू के लिए। वहां पर फायर ब्रिगेड से लेकर के एम्बुलेंस तक पहुंचे हुए हैं कि इस मलबे में अगर कोई व्यक्ति दबा हुआ है तो उसे बाहर निकाल लिया जाए। अटैक की भीषण और विभत्स तस्वीरें बार बार यहाँ से लेबनान से सामने आ रही हैं, जो ये बता रही है कि इजराइल ने आखिरकार किस तरीके से वहां पर सब कुछ तबाह कर दिया है। इसी के साथ एक और खबर आ रही है और इसी के साथ इस पूरे सीज फायर पर भी सवालिया निशान लग गए हैं कि क्या ये 10 तारीख वाली कोई मीटिंग शेड्यूल जो थी वो हो भी पाएगी या नहीं। दक्षिण लेबनान पर हमलों को लेकर के आईडीएफ ने कहा है कि हिजबुल्लाह के हथियारों के ठिकानों पर हमने हमला किया है। हिजबुल्लाह के हथियारों के ठिकानों पर यह हमला किया है। हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स कह रहा है कि कमांड सेंटर तबाह हमने कर दिया है। ये रिहायशी बिल्डिंग उनके कमांड सेंटर थे। इन रिहायशी बिल्डिंग में रहने वाले हिजबुल्लाह के वो आतंकी थे जिसे ये इजरायली डिफेंस फोर्स ने निशाना बनाया। ये कुछ तस्वीरें जरूर उनकी तरफ से जारी करके ये बताई गई है कि ये कमांड सेंटर है जिसे हमने तबाह कर दिया है। ये अंदर की तस्वीरें भी उनकी तरफ से दी गई हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से ये तस्वीरें दी गई हैं कि जो कमांड सेंटर है उसके अंदर भी हमने इसी तरीके से जोरदार विस्फोट किया है, वहां पर सब कुछ तबाह कर दिया है। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जो कमांड सेंटर था उसे तबाह किया। हिजबुल्लाह के जितने आतंकी थे, लड़ाके थे, उनको हमने मार गिराया है। ये दावा जरूर उनकी तरफ से किया गया है, लेकिन जरा जो तस्वीरें रिहायशी इलाकों से सामने आई हैं वो ये बताती है कि ये सोची समझी रणनीति के तहत अगर किया जाता तो सिर्फ और सिर्फ उन जगहों को ही निशाना बनाया जाता जहां पर हिजबुल्लाह मौजूद था। लेकिन बावजूद इसके रिहायशी बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया और उसकी वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। हिजबुल्लाह के कुछ कमांडर मारे गए होंगे, एक कमांड सेंटर तबाह कर दिया गया होगा, लेकिन उसके लिए 10 मिनट में 100 मिसाइलें दाग दी जाती हैं। और इस वजह से
एक बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई है। इजराइल ने लेबनान पर हमले किए, एक के बाद एक हमलों में 250 से ज्यादा लोगों की जान गई। हालांकि ईरान की शर्तों पर लेबनान पर अटैक रोकना भी शामिल था, लेकिन बावजूद इसके इजराइल का दावा है कि सीज फायर में लेबनान शामिल नहीं था, ना उसे स्वीकार किया जाएगा। इजरायली सेना लगातार लेबनान पर बारूदी बारिश कर रही है। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है और उसके कमांडरों को मौत की नींद सुलाया जा रहा है। सीजफायर के ऐलान के बावजूद लेबनान पर इजराइल के हमले जारी हैं। इजराइल ने दावा किया कि उसने लेबनान पर महज 10 मिनट के अंदर 100 हमले किए। लेबनान पर हमलों को लेकर दोनों ही पक्षों के बीच तनातनी शुरू हो गई। जहां एक और ईरान ने इजराइल के हमलों पर एतराज जताया, तो वहीं नेतन्याहू ने भी साफ कर दिया है कि लेबनान सीजफायर का हिस्सा नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले का समर्थन करता है, जिसके तहत ईरान के खिलाफ हमले 2 हफ्ते के लिए रोक दिए गए, बशर्ते ईरान तुरंत हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दे। साथ ही वो अमेरिका, इजराइल और दूसरे देशों पर हमले तुरंत रोके। नेतन्याहू ने एक पोस्ट में कहा कि सीजफायर के प्लान में लेबनान शामिल नहीं है। उधर राष्ट्रपति ट्रंप ने भी लेबनान में इजराइल के सैन्य अभियान का समर्थन करते हुए कहा कि हिजबुल्लाह को वॉशिंगटन और तेहरान के बीच हाल ही में हुए सीजफायर समझौते में शामिल नहीं किया गया था। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अमेरिका और इजराइल को खुली चेतावनी दी है कि अगर हमले नहीं रुके तो ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। ईरान ने एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों को रोक दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आपने रिपोर्ट देखी कि किस तरीके से वहां पर जोरदार धमाके किए गए, जिसकी वजह से लोगों की जान चली गई है। अब जरा ये समझिएगा कि आखिरकार ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है। तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि 2021 में जब जो बाइडेन और ईरान लगभग इस बात पर सहमत हो गए थे कि लगाए गए ईरान के ऊपर तमाम सैंक्शन हटाए जाएंगे, दोस्ती की तरफ एक कदम बढ़ाया जाएगा, तब भी इजराइल की तरफ से कुछ ऐसे ही कदम उठाए गए थे और वो शांति वार्ता नहीं हो पाई थी। इस बार भी इजराइल यही करने का प्रयास कर रहा है कि इस बार भी शांति वार्ता खड्डे में चली जाए और फिर से इस युद्ध में सीजफायर का उल्लंघन करके युद्ध को भड़का दिया जाए। खबर ये है कि मिडिल ईस्ट के दौरे पर यूके के पीएम कीर स्टारमर हैं। जेद्दा में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। उन्होंने सीजफायर कायम रखने और शांति के प्रयासों पर उन्होंने बातचीत की। ये तस्वीरें सामने आ गई हैं। मोहम्मद बिन सलमान से वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे। उनका कैबिनेट भी उनके साथ मौजूद है। पीएम कीर स्टारमर जो कि ब्रिटिश पीएम है, ये उनकी तस्वीर है, ये वो खुद मौजूद है यहाँ पर। और उनके साथ साथ जेद्दा में ये जब मुलाकात हुई है तो मोहम्मद बिन सलमान भी वहां पर मौजूद रहे। क्राउन प्रिंस हैं वो। और अब देखिए, इस पूरी बातचीत के बाद कयास जरूर लग रहे हैं कि क्या पूरे क्षेत्र में शांति स्थापित हो जाएगी, जबकि मोहम्मद बिन सलमान को लेकर के ये कहा जा रहा था कि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस बात के लिए डोनाल्ड ट्रंप को तैयार किया कि ईरान पर हमला कर दो। अगर उन्होंने ये परमाणु हथियार बना लिए तो फिर बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। इन सब के बीच में क्या सऊदी प्रिंस मान जाएंगे कि अब बस शांति की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, और उनके मानने से क्या होगा? अमेरिका बहुत आगे बढ़ चुका है इस युद्ध में। वहीं एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। खबर क्या है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। ये तस्वीरें जरूर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अब इसके बाद क्या वैश्विक स्तर पर चीजें बदलेगी।
इजराइल के लेबनान पर हमलों का विरोध शुरू हो गया है। ईरान में हजारों लोगों ने सड़कों पर उतर करके विरोध करना शुरू कर दिया है। अभी वो अपने यहाँ हमलों से परेशान थे, अब उन्हें हिजबुल्लाह का दुख भी है। IRGC से हमलों का बदला लेने की मांग की जा रही है। लोगों ने बैनर पोस्टर लेकर के प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि IRGC अब जाकर के लेबनान में लोगों की मदद करे। ये तस्वीरें जरा आपको दिखा देते हैं। जैसे ही खबर आती है कि विरोध शुरू हो जाता है कि वहां लेबनान में एक बड़ी एयर स्ट्राइक की गई है जिसमें तमाम लोगों की जान चली गई है। 250 से ज्यादा लोग मृत हो गए हैं। इसके बाद ही विरोध करना शुरू लोगों के द्वारा कर दिया जाता है। प्रदर्शन के लिए लोग सड़कों पर उतर करके ईरान का झंडा उठा करके IRGC से कह रहे हैं कि आप जाइए और लेबनान में जाकर के लोगों की मदद करिए। हिजबुल्लाह को IRGC ने ही तैयार किया था और आज IRGC की वजह से लेबनान में इतने बड़े बड़े हमले हो रहे हैं। इजराइल जरूर कर रहा है, लेकिन इन्हें बनाने के पीछे ईरान ही है जिसने लेबनान को जन्म दिया और उसकी वजह से आज ये हाल हो गया है। उस शहर का, उस राजधानी का पूरी तबाह हो गई है वो जगह। लोग जरूर प्रदर्शन करके मानसिक तौर पर अपने आप को लेबनान के लोगों के साथ खड़ा हुआ दिखा रहे हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की भी आवश्यकता है कि आखिरकार ये हिजबुल्लाह आया कहां से, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है जिसकी वजह से आज लेबनान को इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर हमले किए, लेबनान में भीषण तबाही हुई, लेकिन इस आग में सीजफायर का पानी सूखता दिख रहा है। एक बार फिर दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर तलवारें ताने हुए दिखाई दे रहे हैं। मिडिल ईस्ट में करीब 40 दिन से चल रही जंग में एक छोटा सा विराम आ गया है, लेकिन ये विराम कब तक टिकेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक तो सीजफायर के दस्तावेज की स्याही भी नहीं सूखी थी कि लेबनान में इजराइल ने तबाही मचा दी। इजरायली सेना ने लेबनान में जो तबाही मचाई उसने ईरान का पारा चढ़ा दिया। ईरान ने साफ कह दिया कि इसका अंजाम बेहद खतरनाक होगा। IRGC ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमले नहीं रुके तो ऐसा जवाब मिलेगा जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। लेबनान पर हमलों से भड़के ईरान ने एक बार फिर से हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कर दिया है। जहाजों की आवाजाही एक बार फिर रुक गई है, यानी दुनिया में ईंधन के लिए हाहाकार एक बार फिर से मच सकता है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए ईरान को फिर धमकी दी है। उन्होंने लिखा कि यूएस के सभी जहाज और सैनिक अपने साजो सामान के साथ ईरान के पास ही मौजूद रहेंगे। उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि जब तक असली समझौता लागू नहीं होता, ईरान के आसपास अमेरिकी सेना की मौजूदगी बनी रहेगी। ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि अगर किसी भी वजह से समझौता नहीं होता है तो जंग एक बार फिर शुरू हो सकती है, और इस बार जंग ऐसी होगी जो पहले कभी भी किसी ने नहीं देखी। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि कोई भी परमाणु हथियार इस्तेमाल नहीं होगा। उधर नेतन्याहू का तर्क है कि शांति प्रस्ताव में लेबनान शामिल नहीं था। हालांकि ईरान ने जो 10 मांगे रखी थी उसमें लेबनान भी था। ईरान की शर्त थी कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर जंग तुरंत बंद होनी चाहिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक अगर इजराइल लेबनान पर हमले करके अमेरिका के साथ हुए संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन जारी रखता है तो ईरान समझौते से पीछे हट जाएगा। फिलहाल तेहरान स्थिति की समीक्षा कर रहा है। ईरान की मीडिया का दावा है कि अमेरिका ने लेबनान समेत सभी मोर्चों पर लड़ाई रोकने की बात स्वीकार कर ली थी। फिलहाल मिडिल ईस्ट में जंग के बादल छटते नहीं दिख रहे, क्योंकि ईरान पर हमले भले ही थम गए हों, लेकिन उसके प्रॉक्सी संगठनों पर अटैक उसे लगातार तड़पा रहा है। उधर इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को निस्तेनाबूद करने का दावा कर रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि कैसा सीज फायर है, जहां फायर तो सीज हुई ही नहीं। वहीं लेबनान में दक्षिण नबाती में भारी तबाही हुई है। इजराइल की एयर स्ट्राइक से भारी तबाही हुई है। इजराइल का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का दावा है और ये जो बड़ी स्ट्राइक की गई है ये लेबनान में दक्षिण नबाती में की गई है और दक्षिण में ही सबसे ज्यादा हमले किए जा रहे हैं। इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद जो तबाही हुई है उसकी तस्वीरें भी सामने आई है। नबाती में ये हुआ है, हिजबुल्लाह पर जो हमले किए गए हैं इजराइल की तरफ से, उसके बाद सिर्फ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। दक्षिण नबाती ये जगह बताई जा रही है जहां पर ये भीषण हमले किए गए हैं और उसके बाद ये पूरी जगह खंडर में तब्दील हो गई है।
हर जगह का हाल दरअसल यही हो गया है, यहाँ सब कुछ सिर्फ और सिर्फ खंडर नजर आता। कोई कह ही नहीं सकता है कि यहाँ पर कल तक कोई रहता था, क्योंकि आज ये सब कुछ उजाड़ हो गया है। वहीं इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी है जो आपके साथ साझा कर देते हैं कि कैसे इस युद्ध में अब आगे ईरान और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों की बात होने वाली है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची बैठने वाले हैं और इसके लिए विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान आया है। द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अरागची की तरफ से ये बड़ा बयान जारी कर दिया गया है। सऊदी अरब के साथ ये मुलाकात बेहद इंपॉर्टेंट है। ईरान और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों के बीच में बातचीत होगी तो आखिरकार क्या होगा, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान की दुश्मनी तो बहुत पुरानी है और अगर इन दोनों ही राष्ट्रों के विदेश मंत्री आपस में बैठ करके बातचीत करने के लिए राजी हो गए हैं तो क्या नया शिगुफा ये छोड़ने वाले हैं, क्योंकि ईरान सऊदी अरब के साथ डील कर ले ये गुजरे जमाने की बात है। अब देखना होगा कि क्या इस बार जब ईरान को आवश्यकता है तो सऊदी अरब उसकी मदद करेगा और ये जो मुलाकात होगी इसमें क्या कुछ खास बातचीत होगी उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी जानकारी ये है कि द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा यहाँ पर की जाएगी, जो अरागची का बयान है। इजराइल ने लेबनान पर जो हमले किए हैं उसमें अभी तक बताया ये जा रहा है कि इजराइल और हिजबुल्लाह की दुश्मनी तो कोई नई नहीं है, लेकिन उसमें लोगों का शामिल होना बहुत नया परसा है, क्योंकि इसमें 300 से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच दुश्मनी काफी पुरानी है, लेकिन ताजा जंग की शुरुआत अक्टूबर 2023 में इजराइल के हमास पर हमलों के बाद हुई। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया था। हमास के आतंकी ने जमीन, समंदर और आसमान से इजराइल के अंदर दाखिल हुए और भीषण कत्लेआम मचाया। आतंकियों ने एक म्यूजिक फेस्टिवल पर हमला किया। इन हमलों में इजराइल के करीब 1200 लोगों की मौत हो गई। हमास के आतंकी लौटते हुए तकरीबन 250 लोगों को बंधक बनाकर ले गए। हमास के हमलों के बाद इजराइल ने कार्रवाई शुरू की। इजरायली सेना ने गाजा के अलग अलग इलाकों में भारी तबाही मचाई। लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह ने हमास का समर्थन किया और जंग में उतरने का ऐलान किया, यानी वो जंग हमास और इजराइल से हमास, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच की हो गई। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले शुरू किए तो आईडीएफ ने लेबनान के अलग अलग इलाकों में भीषण अटैक किए। इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई बड़े कमांडर्स को मार गिराने का दावा किया। इजरायली सेना ने 17 सितंबर 2024 को हिजबुल्लाह पर बहुत बड़ा हमला किया। हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास मौजूद हजारों पेजर में से एक साथ विस्फोट हुआ, साथ ही वॉकी टॉकी में भी ब्लास्ट हुआ। बताया जा रहा है कि इन उपकरणों में मोसाद ने ही विस्फोट प्लांट करवाया था। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल ने अब जंग शुरू की तो हिजबुल्लाह ने भी जंग में उतरने का ऐलान कर दिया। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर भीषण हमले किए। फिलहाल ईरान ने सीजफायर के लिए 10 मांगे रखी है। उनमें सभी मोर्चों पर जंग रुकने की शर्त भी शामिल है, यानी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी हमले रोके जाने हैं। लेकिन इजराइल ने अब तक इसे नहीं माना। सवाल यह है कि क्या इजराइल मानेगा या 2 हफ्ते बीतने के पहले ही दोनों ओर से तोपें फिर आग उगलने लगेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। अब हिजबुल्लाह और इजराइल की दुश्मनी आखिरकार कितनी पुरानी है जरा वो भी जान लेते हैं, क्योंकि इजराइल और ईरान की दुश्मनी तो है ही, उसके साथ साथ हिजबुल्लाह और इजराइल की भी दुश्मनी है। हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में आईआरजीसी ने हिजबुल्लाह का समर्थन किया, यह हर कोई जानता है, और आईआरजीसी ने हिजबुल्लाह को खड़ा ही इसलिए किया था। 1985 में हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ अपना गुरिल्ला वॉर शुरू कर दिया था। 1985 से ये शुरुआत हो गई थी और इसीलिए ये बनाया गया था कि हमारे देश का नाम भी ना आए और हम बाकायदा इजराइल से लड़ते भी रहे। 1996 में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने अपना युद्ध भी खोल दिया कि जब लड़ना ही है तो फिर खुले मैदान में ही इस युद्ध की शुरुआत करते हैं। इजरायली सेना पर हम लोग के विरोध में इजराइल की कार्रवाई भी देखने को मिली थी। इजराइल की सेना पर जो हिजबुल्लाह की तरफ से हमले किए गए उसके विरोध में संयुक्त राष्ट्र के फैसले के मुताबिक इजराइल ने वापस अपनी सेना को 1996 के वक्त में बुला लिया था, लेकिन उसके बाद भी अभी ये शांत नहीं है। जुलाई 2006 में हिजबुल्लाह ने सीमा पार कर इजराइल में हमला कर दिया था। हिजबुल्लाह ने उसी तरीके से घुसपैठ की थी जैसे हमास ने की थी।
2006 जुलाई की बात थी ये। यहाँ हिजबुल्लाह सीमा के अंदर प्रवेश करके इजराइल में कत्लेआम करने के लिए गया, 2 जवानों का अपहरण किया और उनकी हत्या भी कर दी। तभी से ये दुश्मनी इसी तरीके से चली आ रही है। दोनों की बातचीत में लहजा अभी भी तल्ख ही बना हुआ है, सुधार कहीं तक कुछ भी नजर नहीं आता है। 2006 में उन्होंने ये कारनामा किया इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ, इसके बाद अपनी जंग शुरू कर दी थी। और अभी भी हमास के साथ जब हिजबुल्लाह खड़ा हुआ है तो हिजबुल्लाह को बहुत कुछ झेलना पड़ा है। करीब 5 हफ्तों में हिजबुल्लाह के कई अहम ठिकानों पर हमले कर दिए गए थे। 2006 की ही ये घटना है जब उसने घुसपैठ की थी। उसके बाद अक्टूबर 2023 में हमास पर इजराइल के हमलों का हिजबुल्लाह ने विरोध करना शुरू कर दिया था, जबकि हमास जाकर के इजराइल के अंदर लोगों का कत्लेआम करके आया था। बावजूद इसके हिजबुल्लाह हमास के साथ खड़ा हो गया जब इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से हमले करने शुरू कर दिए गए थे। और उस वक्त भी इजराइल सिर्फ और सिर्फ हमास से नहीं निपट रहा था, हमास से नहीं लड़ रहा था, बल्कि वो हिजबुल्लाह को और हूती को भी सबक सिखा रहा था, जो कि ईरान के प्रॉक्सी हैं। हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना पर गोलीबारी उसी के साथ शुरू कर दी थी। 3 मोर्चे पर उसने लड़ना शुरू कर दिया था, एक तरफ यमन, दूसरी तरफ लेबनान, तीसरी तरफ गाजा। तो इस तरीके से ये पूरा युद्ध चल रहा था और इजरायली सेना, इसीलिए बार बार ये इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि इस पूरी शांति प्रक्रिया में, इस पूरे युद्ध विराम में हिजबुल्लाह का कोई जिक्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिजबुल्लाह के साथ हम 2023 से वॉर में हैं और अभी भी उसके साथ हम इस युद्ध को लड़ रहे हैं। तो हम इस पर युद्ध विराम तो नहीं होने देंगे कि हिजबुल्लाह को भी शामिल कर लिया जाए, जबकि हिजबुल्लाह हमारे ऊपर लगातार हमले कर रहा है, हमास का साथ दे रहा है, हूती का साथ दे रहा है। इसी वजह से इजराइल इसमें बैकआउट नहीं करना चाहता है। अब हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से इजराइल पर शुरू किए हमले। ये पुरानी वक्त की खबरें हैं कि किस तरीके से इनके बीच में जो विवाद है वो शुरू हुआ था, क्यों इसकी स्थापना हिजबुल्लाह की गई और क्यों इजराइल बार बार उसे सबक सिखाने के लिए आगे आता रहता है। उसके पीछे की वजह यही है कि ईरान मिडिल ईस्ट में रह करके इजराइल को सीमित करना चाहता था। ईरान ये चाहता था कि उसका नाम भी खराब ना हो, उसके देश का नाम भी ना आए और वो इजराइल को सबक सिखाते रहे। इसके लिए उसने बहुत सारे प्रॉक्सी वहां पर खड़े कर दिए, जिसमें यमन में हूतियों को खड़ा कर दिया और लेबनान में हिजबुल्लाह को खड़ा कर दिया। हिजबुल्लाह से लेकर के हूती तक इजराइल के साथ हमेशा उलझे रहते हैं, आज भी उलझे हुए हैं। लेकिन आज जब उलझे हुए हैं तो हिजबुल्लाह पर करारा प्रहार किया जा रहा है और ये करारा प्रहार इजराइल की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें हिजबुल्लाह में डर तो देखने को मिल रहा है। हिजबुल्लाह के लड़ाके इधर उधर भागने के लिए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। जब इजराइल की तरफ से यह कहा गया था कि आप साउथ लेबनान छोड़ करके चले जाइए, हम वहां पर बड़े हमले करने वाले हैं, तब से लेकर के आज तक लोग चले भी गए और जो नहीं गए वो इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि वहां की तस्वीरें ये बताती हैं। अब लेबनान में इजराइल के हमलों से जुड़ी हुई जानकारी यह है कि इजरायली सेना का बड़ा दावा यह है कि हिजबुल्लाह का महासचिव नईम कासिम मारा गया है। आईडीएफ ने नईम कासिम के मारे जाने का दावा कर दिया है। इसके साथ ही लेबनान में हुए हमले में मारे जाने का दावा किया गया है नईम कासिम के, और ये हिजबुल्लाह के महासचिव बताया जा रहा है। हिजबुल्लाह का महासचिव था नईम कासिम, जिसे मार दिया गया है। हिजबुल्लाह के कमांडर को बहुत पहले मार गिराया गया था। इसके पहले अगर बात की जाए तो हिजबुल्लाह को और ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया और अभी भी ये नुकसान लगातार पहुंचाया जा रहा है। नईम कासिम, उनके महासचिव को मार गिराया गया है, ऐसा दावा इजरायली डिफेंस फोर्स कर रही है कि जब वो हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, साउथ लेबनान में खासतौर पर जब ये कार्रवाई कर रही है, तो एक बड़ा नुकसान हमने उनका किया और इस दौरान उनके महासचिव नईम कासिम को मार गिराया गया है। ये दावा उनकी तरफ से कर दिया गया है और इस तरीके से हिजबुल्लाह के साथ साथ ईरान को भी एक बड़ा झटका दिया गया है, क्योंकि ईरान के साथ जब इजराइल वॉर में उतरा हुआ है तो हिजबुल्लाह खुल करके ईरान का समर्थन करते हुए नजर आ रहा है। इजराइल लगातार ईरान के प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले भी कर रहा है। अब आइए आपको बताते हैं कि हिजबुल्लाह संगठन आखिरकार बना कैसे, इसका जन्म, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ईरान और हिजबुल्लाह का संबंध काफी पुराना है। असल में ईरान की असली ताकत उसकी मिसाइलें, ड्रोन और प्रॉक्सी संगठन ही हैं। ईरान की IRGC के पूर्व कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी ने ईरान के लिए प्रॉक्सी नेटवर्क खड़ा किया। ईरान की ओर से नए प्रॉक्सी संगठनों को पैसा, ट्रेनिंग, हथियार और सपोर्ट दिया जाता है।
लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह ईरान का प्रमुख प्रॉक्सी संगठन है। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह के पास करीब 1 लाख प्रशिक्षित लड़ाके की बड़ी फौज है जो गुरिल्ला वॉरफेयर में माहिर है। हिजबुल्लाह की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लेबनान में हिजबुल्लाह अपनी सरकार चलाता है। उसके पास अपनी सेना, राजनीतिक पार्टी और खुफिया इकाई तक है। हिजबुल्लाह की बड़ी ताकत है लेबनान में मौजूद सुरंगों का जाल। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुरंगें बना रखी हैं, जिनमें उनके हथियार, मिसाइलें और लड़ाके सुरक्षित रहते हैं। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि इन सुरंगों पर हवाई हमलों का भी असर नहीं होता। IRGC की ही तरह हिजबुल्लाह के लड़ाके भी एक विचारधारा पर काम करते हैं, यानी एक कमांडर की मौत के बाद तुरंत ही दूसरा तैयार हो जाता है और ये ईरान के साथ धार्मिक रूप से एकता दिखाते हैं। अब आपको ये बताते हैं कि आखिरकार हिजबुल्लाह का जन्म कैसे हुआ, कौन है ये हिजबुल्लाह, उसकी स्थापना कब हुई, कहां पर हुई। तो बात तो शुरू करेंगे साल 1982 से, जब गृह युद्ध के बीच में लेबनान में इसकी स्थापना हुई। 1982 की अगर बात की जाए तो इजराइल ने बेरूत समेत कई जगहों पर कब्जा कर लिया। ईरान की मदद से हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ दरअसल जंग की शुरुआत कर दी और हिजबुल्लाह को कई देश आतंकी संगठन पहले ही करार दे चुके हैं। 2023 में हिजबुल्लाह ने हमास का भी समर्थन करना शुरू कर दिया था, जब हमास की तरफ से घुसपैठ की गई थी इजराइल के अंदर और वहां पर कत्लेआम किया गया था। वहां पर लोगों को अगवा करके वो अपने साथ ले गए थे। ईरान की IRGC से हिजबुल्लाह को ट्रेनिंग भी मिलती है और उसके साथ साथ हथियार भी मिलते हैं और इसी बात को लेकर के दरअसल इजराइल और ईरान के बीच में तनातनी रहती है। अब हिजबुल्लाह की असली ताकत क्या है वो आपको बताते हैं। बड़ी फौज, हिजबुल्लाह के पास प्रशिक्षित लड़ाकों की एक बड़ी फौज है जो कि गुरिल्ला वॉर में माहिर होती है। लेबनान में उनका क्षेत्र क्या है? लेबनान में हिजबुल्लाह अपनी सरकार चलाता है। हिजबुल्लाह के पास सेना है, राजनीतिक पार्टी है और खुफिया इकाई भी है। सुरंगों का जाल उसने बिछाया हुआ है। साउथ लेबनान में सैकड़ों किलोमीटर तक सुरंगें फैलाई हुई हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमास ने गाजा में सुरंगों का जाल फैलाया हुआ है। सुरंगों में इन्होंने अपने हथियार, मिसाइल, लड़ाके सबको सुरक्षित रखा हुआ है कि जरूरत जब पड़ेगी तब लड़ाकों से लेकर के मिसाइलें तक सब कुछ बाहर निकालेंगे। सुरंगों पर हवाई हमले का कोई असर नहीं होता है, इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है। ये ईरान का साथ कैसे देते हैं? क्योंकि इन्हें ईरान से लगातार आधुनिक हथियार मिलते हैं और पैसा मिलता है, इसी वजह से ये उनके साथ खड़े रहते हैं। और दूसरी तरफ विचारधारा, हिजबुल्लाह के लड़ाके एक विचारधारा पर काम करते हैं कि एक कमांडर की मौत के बाद दूसरा तुरंत से तैयार हो जाता है, जो कि IRGC की ही विचारधारा है। उसी से ये प्रेरित है क्योंकि उसी से इनका जन्म हुआ है। अब आइए आपको बताते हैं कि हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी संगठन ईरान के लिए कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है मिडिल ईस्ट में। Holy shit! ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों का संबंध कितना गहरा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका और इजराइल की प्रमुख शर्तों में ईरान का प्रॉक्सी संगठनों को सपोर्ट रोकना शामिल था, जबकि ईरान इस मुद्दे पर बातचीत के लिए भी तैयार नहीं था। ईरान से प्रॉक्सी संगठनों को हथियार, पैसा और ट्रेनिंग मिलती है। इसके अलावा ईरान उन्हें सपोर्ट भी करता रहता है और ये लड़ाके भी ईरान पर किसी भी खतरे की दशा में तुरंत ही जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। ईरान ने युद्ध विराम के लिए जो 10 मांगे रखी है, उनमें से सभी मोर्चों पर जंग रुकने की शर्त भी शामिल थी, यानी लेबनान में इजराइल के हमले रुकने ही चाहिए। ईरान के लिए प्रॉक्सी वार करने वाले संगठन उसके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, जिसमें लेबनान के हिजबुल्लाह, यमन के हूती विद्रोही,
इराक के PMF मिलिशियाई और गाजा का हमास संगठन शामिल हैं। लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का मुख्य हिस्सा है। माना जाता है कि हिजबुल्लाह का लीडर ईरान के सुप्रीम लीडर से आदेश लेता है। साल 1982 में लेबनान में इजराइल के आक्रमण के बाद ईरान ने हिजबुल्लाह को बनाया और मजबूत किया। यमन में मौजूद हूती लड़ाके भी ईरान के समर्थक और अमेरिका इजराइल के दुश्मन हैं। हूती यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सुन्नी सरकार के खिलाफ गिरे युद्ध लड़ रहे हैं। बताया जाता है कि ईरान उन्हें हथियार, ट्रेनिंग और फंडिंग देता है, जिससे वे मिसाइल, ड्रोन और समुद्री हमलों में सक्षम हैं। इराक में मौजूद PMF मिलिशिया यानी कि पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस इराक का प्रमुख प्रॉक्सी है। ये 2014 में आईसिस के खिलाफ लड़ने के दौरान बनी थी। इसमें कई ईरानी समर्थित मिलिशिया शामिल हैं। इसमें कताइब हिजबुल्लाह, असैब अल हक, हरकत हिजबुल्लाह अल नुजैबा, IRGC से भी जुटे हुए हैं। गाजा में मौजूद हमास को भी ईरान सपोर्ट करता है। इसका लक्ष्य इजराइल के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष और फिलिस्तीनी क्षेत्रों वेस्ट बैंक, गाजा, पूर्वी यरूशलेम में एक इस्लामिक राज्य स्थापित करना है। ईरान के लिए ये प्रॉक्सी इतने महत्वपूर्ण है कि ईरान क्षेत्र के कई देशों से इन प्रॉक्सी संगठनों की वजह से ही दुश्मनी ले चुका है। सऊदी अरब समेत कई देश ईरान से इस मुद्दे पर नाराज रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब एक और खबर, जहां आयतुल्लाह अली खामनेई को श्रद्धांजलि दे दी गई है। ईरान की सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग उतरे हैं। ईरान में धार्मिक सभाओं और जुलूस का आयोजन भी किया गया है। आपको याद होगा कि 28 तारीख को जो स्ट्राइक की गई थी उसमें आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई थी। आयतुल्लाह अली खामनेई को लेकर के ना तो उनका जनाजा किसी ने देखा था, लेकिन हाँ, अब श्रद्धांजलि जरूर उन्हें दे दी गई है। ईरान में धार्मिक सभाओं का आयोजन किया गया है, जुलूस भी यहाँ पर निकाला गया है। आयतुल्लाह अली खामनेई की याद में 40वां मनाया जाता है, लेकिन जब कल 40वां था तब युद्ध विराम की घोषणा हो जाती है और आज यहाँ पर सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। लोग बाकायदा सड़कों पर उतर करके उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं और ये श्रद्धांजलि सभाएं जगह जगह पर ईरान में देखने को मिल रही है। एक बड़ी संख्या में हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है। 40 दिन पहले की घटना याद करिए, आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत की खबर जैसी पूरी दुनिया में आई थी, वहां पर किस तरीके से मातम शुरू हो गया था। लेकिन आज शांतिपूर्ण तरीके से श्रद्धांजलि जरूर अर्पित की जा रही है, जिसके लिए ईरानी सड़कों पर उतरे हुए हैं और श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी सभाओं की तस्वीरें वहां से जगह जगह से आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। इस युद्ध में अब क्या नया परिवर्तन हुआ है वो जरा आपको बताते हैं कि हॉर्मुज पर तेल टैंकर से टोल वसूलने की जो तैयारी थी वो पूरी तरीके से शुरू हो गई। अब ये तय किया जा रहा है कि $1 प्रति बैरल के हिसाब से यहाँ पर टैक्स वसूला जाएगा। $1 देना होगा आपको। क्रिप्टो करेंसी में टोल वसूलने की तैयारी भी ईरान की तरफ से की जा रही है। अब नियम नहीं मानने वाले जहाजों पर हमले की आशंकाएं भी बढ़ गई हैं। ईरान को एक अच्छा खासा मौका मिल गया है कि वो अपनी स्थायी रोजगार की व्यवस्था कर सके और इस तरीके से उसने तेल टैंकर से वसूली करने की जो तैयारी की है उसकी वजह से उसे स्थायी समाधान जरूर मिल गया है। हॉर्मुज उसके नियंत्रण में चला गया है, जो कभी उसके नियंत्रण में था ही नहीं, मेडिटेरियन लाइन की वजह से। उसने कहा था कि हम टैक्स वसूलेंगे, ओमान के साथ शेयर करेंगे, लेकिन ओमान ने पूरी तरीके से इनकार कर दिया था। लेकिन अब हॉर्मुज पर तेल टैंकर से जो टोल वसूलने की तैयारी की जा रही है उसके बारे में जानकारी ये है कि $1 प्रति बैरल के हिसाब से ये टैक्स वसूला जाएगा और ये टैक्स क्रिप्टो करेंसी में देशों को देना होगा। और जो देश ये नहीं करेंगे, ये ईरान का नियम नहीं मानेंगे, तो उन देशों की शामत आ जाएगी, उनके जहाजों पर हमले किए जाएंगे, उसकी आशंकाएं तेज हो गई है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान को लगभग मिटाने के मकसद से जंग का आगाज किया था, लेकिन ये जंग उल्टी पड़ गई। ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि दुनिया में हाहाकार मच गया और ईरान के हाथ लॉटरी लग गई। पहले से ही माना जा रहा था कि ईरान हॉर्मुज पर शिकंजा कसकर दुनिया को टेंशन में डाल सकता है।
लेकिन ईरान ने तो यहां से कमाई का स्थायी जरिया ही ढूंढ लिया। सीज फायर के लिए एक शर्त ईरान ने भी रखी कि उसे हुर्मुज पर अधिकार मिले, यानी वो वहां से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूल सके। यानी अब दुनिया में तेल की कीमत और भी बढ़ सकती है। खबर है कि ईरान ने टोल वसूलना शुरू भी कर दिया। ईरान अब 1 बैरल तेल पर $1 का टोल वसूलने जा रहा है। माना जा रहा है कि सिर्फ इस शुल्क से ही ईरान को सालाना 70 से 80 अरब डॉलर तक की कमाई हो सकती है। बात करें ईरान के कारोबार की तो साल 2023 में ईरान ने तेल कारोबार से $41.1 कमाए थे और साल 2024 में तेल कारोबार से 46.7 अरब डॉलर की आय हुई, जबकि साल 2026 में तेल से होने वाली आय बढ़कर रोजाना 139 मिलियन डॉलर हो गई। ईरान हुर्मुज को लेकर काफी सतर्क हो गया है। उसने लंबे समय तक प्रतिबंध झेले हैं, लिहाजा अब वो टोल के भुगतान में बिटकॉइन जैसे डिजिटल करेंसी को भी तरजीह दे रहा है। माना जा रहा है कि ऐसा वो पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने के लिए कर रहा है। तो हॉर्मुज पर शिकंजा कस के ईरान ने अपनी लॉटरी की तैयारी कर ली है। हॉर्मुज से क्योंकि उसे अरबों की कमाई होने वाली है। अब कैसे ये अरबों की कमाई होगी, चलिए आपको बताते हैं। ईरान वसूल सकता है $1 प्रति बैरल शुल्क। सालाना 70 से 80 अरब डॉलर की कमाई वो कर लेगा, संभव यह है। साल 2023 में ईरान ने तेल कारोबार से 41.1 अरब डॉलर की कमाई की थी और साल 2024 में तेल कारोबार से उसने 46.7 अरब डॉलर कमाए। वहीं 2026 में तेल से रोजाना की आय उसकी बढ़कर के 139 मिलियन डॉलर हो गई थी और अब जाकर के जब वो टोल टैक्स वसूलने की तैयारी कर रहा है तो इसमें और ज्यादा इजाफा होगा। दुनिया भर पर बोझ बढ़ा करके अमेरिका और ईरान ने इस पूरे युद्ध में एक बात तो तय कर ली है कि जो कुछ भी भरपाई अमेरिका को करनी थी वो अब हॉर्मुज के रास्ते ही करेगा। कि आप हॉर्मुज से टैक्स ले लीजिए, हमारे यहाँ वैसे भी कौन सा ज्यादा तेल आता है, 1% तो आता है, हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता भी नहीं है। हॉर्मुज पर ईरान भी सतर्क है। सतर्क जरूर है कि ईरान जो 1 बैरल प्रति डॉलर का शुल्क लगा रहा है, लेकिन उसके लिए वो जो टोल का भुगतान है वो बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी को लेकर के करना चाहता है। पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने का ये प्रयास भी है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में समुद्री माइंस बिछा दी हैं और समुद्री माइंस से बचने के लिए खुद वैकल्पिक रूट भी दे रहा है। तो ये तैयारियां उसकी तरफ से की जा रही है। अब खबर यह है कि यूरोप से यूएस सैनिक हटाए जा सकते हैं। युद्ध में साथ नहीं देने वाले देशों से ये यूएस के जवान हट सकते हैं और ये खबर अमेरिकी मीडिया के हवाले से आ रही है। आपको याद होगा कि इस पूरे युद्ध के दौरान हॉर्मुज पर शिकंजा कसने के लिए तमाम यूरोपीय देशों और नेटो देशों से अमेरिका गुहार लगाता रहा, लेकिन अब अमेरिकी मीडिया ये कह रहा है कि युद्ध में साथ नहीं देने वाले देशों से यूएस जवानों को हटाया जाएगा। यूएस का साथ नहीं देने वाले देशों में जहां जहां पर सैनिक तैनात किए गए हैं वहां से सैनिकों को बुला लेंगे। हम क्यों इन देशों के ऊपर अपने सैनिकों को रखें, हम क्यों इन्हें अपनी सुरक्षा दें जब ये हमारे साथ खड़े नहीं है। हालांकि हर देश की तरफ से ये कहा गया था कि इस जंग की शुरुआत अमेरिका की तरफ से की गई है, ये अमेरिका की जंग है, उसे खुद इससे निपटना होगा। ना मिडिल ईस्ट में कोई देश उनके साथ आया और ना ही यूरोप में उनके साथ कोई देश आया है। अमेरिका खुन्नस में जरूर है और इसीलिए वो इस तरीके के फैसले लेते हुए नजर आ रहा है, जहां वो ये कह रहा है कि अपने तमाम सैनिकों को वो हटा लेगा। 192-93 कंट्री में से 160 कंट्रियों में इन्होंने अपने सैनिकों को तैनात किया गया है और ये सैनिक 1, 2, 3, 4 नहीं है बल्कि लाखों की संख्या में तैनात किए गए हैं। अब अमेरिका अगर ऐसे में हटाने की सोच भी रहा है तो उसे जरा सोचना होगा कि उसके बाद नुकसान सिर्फ और सिर्फ उसी का होगा, क्योंकि अपनी सैनिकों की तैनाती भी उसने सिर्फ और सिर्फ फायदे के लिए ही की थी, किसी देश की सुरक्षा के लिए नहीं। अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर के ऐलान के बाद अब बातचीत की प्रक्रिया तेज हो गई है, तैयारियां शुरू हो गई हैं 10 अप्रैल को होने वाली वार्ता की। लेकिन इस बातचीत में अमेरिका की ओर से जो अहम नाम सामने आ रहा है वो है जेडी वेंस का। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर का ऐलान तो हो गया, लेकिन इस बीच वार्ता के जरिए स्थायी शांति स्थापित करने की कोशिश की जानी है। इसी कड़ी में 10 अप्रैल को दोनों देशों के बीच वार्ता होनी बाकी है।
शो करता है। देखिए ईरान होता है रोहित शाही कौन बात करें हुकूमत को जो हस्पताल बताया जा रहा है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अमेरिका की ओर से वार्ता में शामिल होंगे। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा कि उपराष्ट्रपति वेंस बातचीत में अमेरिकी शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। इससे पहले जेडी वेंस के वार्ता में शामिल होने को लेकर संदेह जताया जा रहा था, क्योंकि राष्ट्रपति ने कहा था कि सुरक्षा कारणों के चलते शायद वेंस न जाए। फिलहाल जेडी वेंस के साथ स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी वार्ता में शामिल होंगे। जेडी वेंस को पहले से ही काफी अहम वार्ताकार माना जा रहा था। खबरों के मुताबिक ईरान पहले से ही जेडी वेंस को बातचीत में शामिल करने को तैयार था। ऐसे में उनकी मौजूदगी काफी अहम साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो जेडी वेंस वहां पर जाने वाले हैं बातचीत में शामिल होने के लिए। रात 12 बजे तक अमेरिका की तरफ से ये अपडेट दिया गया था कि जेडी वेंस नहीं जाएंगे। उसके बाद रात 3 बजे उनकी तरफ से यानी भारतीय समय अनुसार ये अपडेट दिया जाता है कि जेडी वेंस उस पूरी टीम को लीड करते हुए नजर आएंगे। तो विस्फोट में आज के लिए इतना ही। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।